वैज्ञानिकों ने हेलमेट खोलते ही हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि हजारों साल से रखे गए खोपड़ी बिल्कुल सही हालत में है। एक भी सड़न का निशान नहीं था। इस खोज ने वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों की सोच ही बदल दी। इसके रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हाईटेक तरीके से खोपड़ी के नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करने का फैसला किया ताकि खोपड़ी को लगे कि वह अभी भी जिंदा है। बिजली के झटके से हजारों सालों से सोई हुई खोपड़ी सच में जिंदा हो उठी। अचानक अगले ही पल सिर पर दर्द भरा चेहरा उभर आया। सिर से अजीब काले रंग का खून रिस रहा था और एक तेज बदबू भी आ रही थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत सिर को एक सील किए हुए कंटेनर में रखकर कीटाणु शोधन शुरू किया। बावजूद इसके एक अनहोनी हो गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं के भाई। मैं एक साइंस फिक्शन फिल्मों का ब्लॉगर हूं और इस बार आपके लिए लेकर आया हूं 2012 में रिलीज हुई फिल्म प्रोमीथियस। कहानी करीब 45,000 साल पहले धरती पर घटित होती है। उस वक्त धरती एकदम अनजान और सादा थी। तभी अचानक एक एलियन जहाज धरती पर उतरता है। झरने के पास एक पूरा सफेद रंग वाला अजीब सा जीव होता है। वह जहाज को जाते हुए देखता है, फिर नीचे झुककर एक धातु का डिब्बा जमीन पर रखता है। इसके बाद वह अपना चोला उतारकर बहुत सावधानी से उस धातु के डिब्बे को खोलता है और उसमें से एक कप निकालता है। अंदर घुमड़ती काली पानी को देखकर वह थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर एक ही नजर में सब कुछ पी गया। जब उसने आसमान की ओर गहरी सांस ली तो उसका शरीर अचानक जोर से दर्द से भर गया और हाथ में रखा कप भी झरने में गिर गया। जैसे ही उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे, उसके अंदर के जीन तेजी से टूटने लगे। उसकी एक दर्द भरी चीख के साथ उसका शरीर जल्दी जल्दी टुकड़ों में बट गया और गहरे अनंत झरने में गिर पड़ा। वह पानी में पूरी तरह से घुल मिल गया और उसी पल उसका काम पूरा हो गया। उसके जीन पानी में फिर से जुड़कर दुनिया भर में फैलने लगे। समय जल्दी ही 2089 साल में पहुंच गया था। वैज्ञानिक डॉक्टर शाओ और उनके बॉयफ्रेंड झारी स्कॉटलैंड में एडवेंचर कर रहे थे। तभी उन्होंने एक गुफा में 35,000 साल पुराने चित्र देखे। उन चित्रों में एक समूह प्राचीन लोग एक विशालकाय व्यक्ति की तरफ झुके हुए थे जो सितारों के एक समूह की ओर इशारा कर रहा था। डॉक्टर शाओ ने अपनी पिछली खोजों को मिलाकर एक द डैम बेतहाशा विचार रखा। उनका मानना था कि वे हमें ढूंढना चाहते। तो 2093 में एक जहाज जिसका नाम प्रोमीथियस था आधिकारिक तौर पर उड़ान भरने लगा। उस जहाज पर 17 वैज्ञानिक थे जो आगे की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान वे सभी हाइबरनेशन चैम्बर में सो रहे थे। जहाज पर एक इंसान जैसा रोबोट था जिसका नाम डेविड था। हालांकि वह रोबोट था और उसकी कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन बाकी सब बातों में वह इंसानों जैसा ही था। जहाज पर बोरियत मिटाने के लिए उसने इंसानों की जिंदगी के तरीके सीखने शुरू किए। वह साइकिल चलाना, बास्केटबॉल खेलना सीख गया, इंसानों की तरह खाना भी खाने लगा और खास बात यह कि उसे अपनी शक्ल सूरत का बड़ा ध्यान रखने का भी शौक हो गया था। इंसान की फिल्मों में जो भी भावनाएं होती हैं, उसने उन्हें बड़ी लगन से एक एक करके सीखा। 2 साल और आधे की उड़ान के बाद बॉस ने बताया कि यह वीडियो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किया था। जब सबने वीडियो देखा तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, बल्कि यह भी कि उनका देहांत हो चुका है। फिर उन्होंने अपने सहायक डेविड का परिचय देना शुरू किया। वो अपनी पूरी जिंदगी इस बात की तलाश में लगा रहा कि इंसान आखिर कहां से आया है, किस मकसद से आया। सब लोग तुरंत ही सुरक्षात्मक कपड़े और सभी जरूरी उपकरण पहनने लगे। सब कुछ तैयार होते ही वो लोग अपने आधुनिक पैदल युद्ध वाहन में बैठकर भारी संख्या में मंगोलिया के शहर की ओर चल पड़े। जल्दी ही वे खंडहर के अंदर पहुंच गए। इस बीच मार्को ने कई 3D स्कैनर चालू किए और बारीकी से अंदर की संरचना को स्कैन करने लगा। दूसरी तरफ जहाज पर स्कैनर्स के डेटा साझा होने से खंडहर के अंदर की पूरी त्रिआयामी छवि सबके सामने जल्दी ही उभर आई। सब लोग स्कैनर का अनुसरण करते हुए उस जगह पहुंचे जहां धूप पड़ रही थी और तभी झारी ने यंत्र के जरिए पाया कि यहाँ की हवा अजीब तरह से साफ है। साफ दिख रहा था कि यहाँ की हवा बदल दी गई है। झारी ने अपनी गर्लफ्रेंड की मना करने के बावजूद हेलमेट उतार दिया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन झारी को हेलमेट उतारने पर कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वे भी धीरे धीरे अपने अपने हेलमेट उतारने लगे। आखिर में वे सब वहां और अंदर जाकर खोजबीन करने लगे। वहीं पीछे डेविड दीवार पर कुछ चिपचिपा सा छू छू कर जैसे कोई स्विच चालू कर रहा था। एक किरण अंदर की तरफ चमकी। फिर अचानक अजीब आवाज आई और वहां इंजीनियरों के जिंदा रहने के समय के होलोग्राफ प्रोजेक्शन दिखने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। ये नजारा देखकर सब लोग जल्दी से उस दिशा में भागे जहां यिंग शंग भाग रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने एक इंजीनियर को देखा जिसका सिर दरवाजे में फंस गया था। ये देखकर माँ को डर गया। एक भूविज्ञानी के रूप में उसे सिर्फ पत्थरों में दिलचस्पी थी, शवों में नहीं। साफ है तुम दोनों पत्थरों की परवाह नहीं करते, लेकिन बड़े मौतों की हमेशा करते हो। और सच कहूँ तो बड़े मौतों में मेरी मदद के लिए कुछ नहीं है। मैं वापस जहाज पर जाता हूँ। जाते जाते उसने डरपोक घुंघराले बाल भी पहन लिए। फिर डेविड ने दीवार पर बने रहस्यमय चिन्हों के जरिए आखिरकार उस ताले को खोल दिया। दरवाजे के अंदर उस कटे हुए दैत्य के सिर के अलावा एक बड़ा इंसानी सिर और चारों तरफ धातु के ढक्कन पड़े थे। मिट्टी में कुछ अजीब कीड़े रेंग रहे थे। दीवारों पर भी कई चित्र बने हुए थे। फिर डेविड ने जिज्ञासा से एक ढक्कन की तरफ देखा और पाया कि उसके अंदर काली चीज लगातार हिल डुल रही है। डेविड ने सोचा कि ये कोई अनजाना जैविक पदार्थ है। तभी डॉक्टर शियाओ ने ऊपर बने चित्रों को तेजी से बिगड़ते हुए देखा। हालात खराब होते देख उसने तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर
मिलकर सिर को पैक करके ले गया। वहीं बाहर भारी मात्रा में धूल भरी आंधी आई जिसमें मिट्टी और साफ बिजली के कण थे। इसे देखकर कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। जाते जाते डेविड ने चुके से एक धातु का डिब्बा भी उठा लिया। सब लोग चलती हुई पैदल लड़ाकू गाड़ी चलाते हुए धूल भरी आंधी से मुकाबला कर रहे थे। शुक्र है कि वे धूल भरी आंधी के आने से पहले ही अंतरिक्ष यान के अंदर पहुंच गए, लेकिन सिर वाला बैग जमीन पर गिर गया। डॉक्टर शाह उसे उठाने बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन धूल भरी आंधी ने उन्हें उड़ाकर गिरा दिया। जाली पैदल लड़ाकू गाड़ी चलाकर बाहर गया और डॉक्टर शाह का अध्ययन करने लगा। ठीक उसी वक्त जब वे उड़ने वाले थे, डेविड ने हुक लेकर तेजी से उनके पास पहुंचा और हुक उनकी कमर के बेल्ट में लगा दिया। फिर उसने स्विच दबाया, मशीन तेजी से घूमने लगी और तीनों सुरक्षित तौर पर फिर से स्पेसशिप के अंदर आ गए। लेकिन कप्तान ओल्ड ब्लैक ने देखा कि मार्को और कर्ली का कोई पता नहीं था। कम्युनिकेशन से पता चला कि वो दोनों अंदर खो गए। इस तूफान की तेज हवा और इलेक्ट्रिक स्टैटिक की वजह से अब बस तूफान खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी उन्हें खोजा जा सकेगा। दूसरी तरफ वापस लाए गए सिर को उस समय लैब में डिसइंफेक्ट किया जा रहा था और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्कैन भी किया जा रहा था। स्कैन से पता चला कि सिर के ऊपर एक हेलमेट भी लगा हुआ है। तुरंत डेविड को बुलाया गया और हेलमेट खोला गया। हेलमेट के अंदर का सिर बिल्कुल इंसान जैसा निकला। सभी बहुत रोमांचित हो गए। डॉक्टर शाह ने खुशी खुशी पाया कि सिर पर अभी भी कोशिकाएं बदल रही हैं। फिर उन्होंने फोर्ड से कहा कि डिस्चार्ज उपकरण लाओ ताकि इससे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जा सके। फोर्ड ने उपकरण सिर में डाल दिया और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज बढ़ाने लगा। अचानक दैत्य ने हैरानी से अपनी आंखें खोल दी। फोर्ड की गलती के कारण उसका सिर दर्द में तड़पने लगा और बदबूदार लिक्विड निकलने लगी। जब दाविड ने महसूस किया कि स्थिति काबू से बाहर हो रही है तो उसने सिर को प्रोटेक्शन कवर में धकेल दिया। इसके तुरंत बाद सिर फट गया। ओफ का दिमाग अंदर से पूरी तरह फट चुका था। हालांकि सिर फट चुका था, फिर भी उन्होंने नमूने लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर शाह ने नमूने लेकर उनका मानव जीन से मुकाबला किया। डेटा एनालिसिस से पता चला कि दानव जैसे विशालकाय की डीएनए पूरी तरह इंसानों से मेल खाती है। ये नतीजा डार्विन के विकासवाद को पूरी तरह गलत साबित करता है और ये भी दिखाता है कि इंसान असल में इंजीनियरों ने बनाया है। ये बात डॉक्टर शाह और फोर्ड के लिए बिल्कुल यकीन करना मुश्किल थी। इसी बीच डेविड ने ये खबर उस रहस्यमयी मौजूदगी को दी जो हाइबरनेशन चैम्बर में थी। फिर डेविड ने चुके से साथ लाया हुआ लोहे का डिब्बा खोला जिसमें उसने देखा कि अंदर एक काला पानी है।